हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हियर। और इस एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर पर जाने के लिए निकल रहा था स्कूल से। अब वो स्टेशन पे पहुंचता है और उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की के कपड़े भीगे हुए थे। इसके बाद स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है कि हिरन के सामने आने की वजह से ट्रेन 30 मिनट लेट होगी। अब इधर वो लड़का उस लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की उसे बोलती है कि किसी को ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं है। अब वो लड़की पूरी तरह से भीगी हुई थी तो वो लड़का अपना छाता उस लड़की को दे देता है। इस पर वो लड़की उसे बोलती है कि क्या तुम अच्छा दिखने का नाटक कर रहे हो। अब वो लड़का उस लड़की को बताता है कि मेरा घर स्टेशन के पास में ही है। वो लड़की उसे बोलती है लेकिन तुम्हारे घर वाले चिंता करेंगे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। पर वो लड़का बताता है मेरे घर पे चिंता करने वाला कोई नहीं है। लड़की उसे बोलती है कि मेरा भी माता पिता नहीं है। अब वो लड़की उस छाता को ले लेती है। उसके बाद वो दोनों अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पर हमें इन दोनों का नाम पता चलता है। इसमें लड़के का नाम है कोरू और लड़की का नाम है हंजू। अब नेक्स्ट डे कोरू स्कूल जा रहा होता है और वो अपनी क्लास में जाकर बैठता है। तभी टीचर वहाँ पर एक नए स्टूडेंट को लेकर आती है और वो कोई नहीं हंजू ही होती है। अब हंजू कोरू को वहाँ देख लेती है। अब टीचर उसे नाम बताने के लिए बोलती है लेकिन हंजू बोलती है मैं कुछ खास नहीं। हंजू कोरू से जाके बोलती है अब हम एक ही क्लास में हैं, मैं तुम्हारा छाता कल लौटा दूंगी। और वो पीछे की बेंच पर बैठ जाती है। लंच ब्रेक में कुछ लड़कियां हंजू के पास जाके पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर रहती हो। इस पर हंजू किसी को कुछ नहीं बताती। अब एक लड़की अंजू के पास आके बोलती है आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम पहले दिन ही अकड़ रही हो। इसके बाद वो अंजू को बुली करने लगती है और वो उसकी किताब नीचे गिरा देती है। अंजू उस बुक को उठाती है। उसके बाद वो उस लड़की को एक मुक्का मार देती है जिससे उस लड़की के नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद कोरू अपने घर पर होता है और वो अपनी बहन को याद कर गाने सुन रहा था। अब इधर दूसरे कमरे में उसके पिताजी दारू पीकर हल्ला कर रहे थे। उन्होंने सारा खाना भी गिरा दिया था। अब वो कोरू को पकड़कर गाली देने लगते हैं। वो बोलते हैं ये सारी तेरी गलती है, तेरी वजह से कारेन मारी गई और उसकी जगह पर तू क्यों नहीं मर गया। कोरू वहाँ से भाग जाता है और वो अपनी जान लेने के लिए ट्रेन के सामने आने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता और वो वहाँ जंगल में गिर जाता है। अब कोरू उस जंगल में चल रहा था तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सी गुफा दिखाई देती है और कोरू उस गुफा के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक सैंडल मिलता है और वो उसकी सिस्टर का था। उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था जो मर गई है। अब कोरू भागकर थोड़ा और आगे जाता है तभी उसके हाथ पर आकर एक पैरोट बैठ जाता है। पैरोट गाना गाने लगता है और कोरू को याद आता है ये तो वही गाना है जो मैंने मेरे पालतू पैरोट को सिखाया था, लेकिन वो पैरोट तो मेरी सिस्टर के साथ ही मर गया था। अब कोरू उस पैरोट को लेकर उस गुफा से निकल जाता है। अब वो अपने घर पर होता है तभी उसके पिताजी उसके गले लगकर बोलते हैं ऐसे कभी मत जाना, तुम्हें गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। अब कोरू सोच रहा होता है 1 हफ्ता कैसे हो गया। उसके बाद वो अपने मोबाइल में चेक करता है तो 1 हफ्ता गुजर गया होता है और असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस गुफा का टाइम और बाहर का टाइम अलग चलता है। अब नेक्स्ट डे कोरू स्कूल जाता है और उसका दोस्त उससे पूछ रहा होता है कि तुम 1 हफ्ते से कहाँ गायब थे। तभी वहाँ पर हंजू आती है। वो बोलती है अगर तुम कल स्कूल आओगे तो मैं तुम्हारा छाता लौटा दूंगी। अब स्कूल खत्म होने के बाद कोरू फिर से उस गुफा में जाने के लिए वहाँ पहुँचता है और वो गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसका पीछा करते हुए हंजू भी उस गुफा के अंदर आ गई है। अब वो हंजू को पकड़कर उस गुफा से बाहर निकालता है। उसके बाद वो हंजू को बताता है कि इस दुनिया का समय और इस टनल का समय अलग अलग चलता है और ऐसा लगता है कि ये टनल इच्छा पूरी करता है। हंजू बताती है लेकिन हम सिर्फ 5 सेकंड अंदर थे और यहाँ बाहर 5 घंटे बीत गए हैं। इसके बाद हंजू कोरू से बोलती है कि मेरी भी एक इच्छा है तो क्यों ना हम साथ में काम करें और इस टनल के बारे में और जाने। अब इसके बाद वो उस टनल पर रोज आने लगते हैं। हंजू कोरू को कॉल ऑन रखकर अंदर जाने के लिए बोलती है। उसे बोलती है कि कुछ भी बात करते रहो। कोरू अंजू को बोलता है कि तुमने उस लड़की को मुक्का क्यों मारा। अंजू उसे बताती है कि वो पहली इंसान है जिसे मैंने मारा। उसकी कॉल अचानक से कट जाती है और वो भाग के बाहर आता है। वो बताता है कि मैं उस पिलर से पार गया और मेरी कॉल कट गई। अब इसके बाद वो वहाँ पर रेगुलरली आने लग जाते हैं। एक दिन हंजू वहाँ से निकलने के लिए ऊपर चढ़ रही थी तभी उसका पैर फिसलता है और वो कोरू के ऊपर गिर जाती है। उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि हंजू कोरू के नीचे होती है। इसके बाद वो वहाँ पर फिर से आते हैं। हंजू कोरू को बोलती है जैसे ही तुम उस पार जाओगे मैं तुम्हें मेल भेजूंगी। इसके बाद कोरू उस पिलर के पार जाता है। हंजू उसे मैसेज भेजती है। अब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे हंजू वहाँ पर घूमते हुए दिखाई देती है। कोरू उस पिलर से इस पार आता है और हंजू उसे बताती है मैं तुम्हारा 7 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। अब कोरू उसे बताता है लगता है इस पार से उस पार मैसेज नहीं जा सकता। अब इसके बाद वो एक दिन एक्वेरियम में घूमने जाते हैं। अब वो एक्वेरियम के अंदर मजे कर रहे होते हैं तभी हंजू कोरू से बोलती है जब तुम उस पिलर के पार गए तो मैं बहुत ही डर गई थी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इसके बाद हंजू कोरू से पूछती है कि तुम कभी हंसते क्यों नहीं, मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। अब कोरू उसे बताता है कि मैं इस एक्वेरियम में पहले भी आया हूँ मेरे माता पिता और छोटी बहन के साथ जब वो जिंदा थी और उसकी मौत पेड़ से गिरने पर हो गई और इस वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरी मॉम मेरे डैड को छोड़कर चली गई और अब मैं उस टनल की मदद से अपनी बहन को वापस लाना चाहता हूँ। अब इसके बाद वो फिर से उस टनल में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर हंजू के लिखे हुए मांगा मिलते हैं और वो उन मांगा को लेकर वापस बाहर आ जाते हैं। अब बाहर बारिश हो रही थी तो कोरू के कपड़े पूरी तरह से भीग जाते हैं। कोरू बोलता है अगर मैं अभी घर गया तो मेरे पिताजी मुझे क्या क्या सुनाएंगे। इस पर हंजू उसे बोलती है अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। अब वो दोनों हंजू के घर पर होते हैं। हंजू उसे कपड़े देती है पहनने के लिए। अब कोरू को हंजू के घर में बहुत सारी मांगा दिखाई देती है। वो उसमें से एक मांगा को उठाकर पढ़ रहा होता है। हंजू उसे बताती है ये मेरे दादाजी ने लिखी है। कोरू उसे बोलता है लगता है जो मांगा टनल से निकले थे वो तुमने लिखे थे। इस पर हंजू उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। अब हंजू उसे बताती है हाँ ये मांगा मैंने ही लिखे हैं। कोरू उससे पूछता है कि तुमने इन्हें सबमिट क्यों नहीं किया।
अंजू उसे बताती है कि तुम्हें पता भी है कितना कंपटीशन है और इस देश में कितने मांगाकार हैं। अब वो कोरू को बताती है कि मेरे दादाजी भी एक मांगाकार थे, लेकिन उनकी मांगा इतनी चली नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दादाजी मांगा बनाते गए। और जब मैंने अपने माता पिता को बताया कि मैं एक मांगाकार बनना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब कोरू उसे बोलता है तो तुम इसीलिए इस शहर में हो। इसके बाद कोरू हंजू की बनाई हुई मांगा को पढ़ रहा होता है और वो हंजू को बताता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुमने तो इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है। अब हंजू अपना मुंह छुपा लेती है और वो बहुत ही खुश थी। कोरू हंजू को बोलता है तुम स्पेशल हो, तुमने बहुत ही अच्छी मांगा लिखी है। इस पर हंजू कोरू को बोलती है तुम स्पेशल हो, तुम जिस तरह से जीते हो मुझे वो बहुत ही पसंद है, तुम बहुत ही अलग ही दुनिया में जीते हो, मैं तुम्हारी तरह से इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। वो तोरू के ऊपर बैठ जाती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह जीना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे उस टनल की जरूरत है। अब इसके बाद वो एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 2 अगस्त को वहाँ पर जाने का तय करते हैं। अब इसके बाद एक फेस्टिवल होता है, कोरू हंजू के साथ उस फेस्टिवल में जाता है। अब कोरू हंजू को एक जगह ले जाता है, वो बताता है कि ये एक सीक्रेट जगह है, मैंने और मेरी बहन कैरन ने इसे ढूंढा था। अब कोरू हंजू से बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं उस टनल में जाने के बाद कब लौटूंगा, इसीलिए मैं लास्ट बार यहाँ पर आना चाहता था। अब वहाँ पटाखे छूटने लगते हैं और ये नजारा देखने में बहुत ही सुंदर था। अब हंजू कोरू से पूछती है कि हम 2 अगस्त को वहाँ पर क्यों जाएंगे। कोरू उसे बताता है क्योंकि उस दिन मेरी बहन कैरन की डेथ एनिवर्सरी है। इसके बाद हंजू कोरू का हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद कोरू घर पर जाता है, वो देखता है कि उसके घर पर कोई लेडी आई है। वो जाके देखता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि ये अब तुम्हारी नई मॉम बनने वाली है। इस पर कोरू रोने लग जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोरू हंजू से मिलने जाता है और वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हंजू कोरू को बताती है मैंने अपनी मांगा सबमिट की और उनका कॉल आया मुझे, उन्होंने बताया कि उनको मेरी मांगा पसंद आई और उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या मैं उनके साथ मांगा पर काम करना चाहती हूँ। वो कोरू से पूछती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कोरू उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद अगले दिन 2 अगस्त होती है। कोरू हंजू को बिना बताए उस टनल में अकेले चला जाता है। हंजू कोरू के घर पर जाती है, उसके डैड उसे बताते हैं वो तो कल रात को गया है और अब तक वापस नहीं आया। हंजू वहाँ से भागकर उस टनल पर जाती है और उसे वो सब पल याद आ रहे होते हैं जो उसने कोरू के साथ बिताए थे। वो टनल के बाहर पहुंचती है, तभी उसे कोरू का मैसेज मिलता है। उसमें लिखा हुआ होता है जब तुम यहाँ पर पहुंचोगी तो मैं उस टनल में बहुत ही आगे पहुंच चुका होऊंगा। अब हम इधर कोरू को देखते हैं जो उस टनल में चल रहा होता है और मैसेज लिखने के बाद वो अपना मोबाइल फेंक देता है। इधर हंजू कोरू का मैसेज पढ़ रही होती है, उसमें लिखा हुआ होता है तुमने कहा था तुम्हें स्पेशल टैलेंट चाहिए लेकिन वो तुम्हारे पास पहले से ही है और तुम्हारी मांगा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी थी। अब तुम्हें एक एडिटर भी मिल गया है तो अब तुम एक स्पेशल हो, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मांगा बनाओ। और अब कोरू बताता है कि एक चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई इस टनल के बारे में, ये टनल सिर्फ तुम्हें खोई हुई चीजें वापस लौटाता है, तो ये टनल तुम्हें कोई स्पेशल टैलेंट नहीं दे सकता। अब कोरू अंदर चल रहा होता है, तभी उसके मॉम डैड उसे दिखाई देते हैं और वो उनको छोड़कर आगे बढ़ता है। इसके बाद बाहर हंजू रोते हुए उसे मैसेज लिखकर भेजती है। अब वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। और इधर अंदर कोरू 14 घंटे से चल रहा होता है, मतलब बाहर 4 साल बीत चुके हैं। अब वो चलते चलते थक कर गिर जाता है। अभी उसे सामने से एक रोशनी दिखाई देती है, वो उसकी तरफ भागता है। वो दरवाजे जैसा कुछ था, कोरू उसे खोलकर अंदर चला जाता है और अब वो अपनी पुरानी यादों में पहुंच जाता है जहाँ उसकी बहन कैरन जिंदा थी। वो अपनी बहन को बता रहा होता है कि मुझे एक अजीब सा सपना आया। वो अपनी बहन से बात कर रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आते हैं और वो सारे मैसेज हंजू ने भेजे होते हैं। कोरू के टनल में जाने के बाद हंजू ने उसे मैसेज भेजना बंद नहीं किया, वो हर समय उसे मैसेज भेजती थी। कोरू की बहन आके उसे बताती है क्या आपकी अपने दोस्त से लड़ाई हुई है, आपको अपने दोस्त से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और उसे बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे साथ हो। कोरू की बहन उससे बोलती है कि मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आपको दूसरे लोगों से भी प्यार करना चाहिए। के बाद कोरू दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है, तभी उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, प्लीज अपना ख्याल रखना। वो हम इधर हंजू को देखते हैं जो बहुत ही अच्छी मांगाकार बन चुकी थी। इधर दूसरी तरफ कोरू टनल में दौड़ रहा होता है और उसे दौड़ते हुए वही सब यादें याद आ रही होती है जो उसने हंजू के साथ बिताई थी। वो भागते हुए हंजू को मैसेज भेज रहा होता है, तभी वो अचानक से वहाँ पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर हंजू अपने काम के सिलसिले में किसी से मिलने जाती है। वो उससे पूछता है कि तुमने ये छाता हमेशा से अपने साथ रखा है, क्या ये तुम्हें किसी खास ने दिया है। अब इसके बाद हंजू उसी स्टेशन पर बैठी होती है जहाँ वो कोरू से पहली बार मिली थी और वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन 30 मिनट लेट होगी और उसे अचानक से कोरू की याद आती है और वो रोने लग जाती है। अब उसे एक मैसेज आता है जो कोरू की तरफ से था और उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हंजू भागते हुए उस टनल की तरफ जाती है। अब इधर कोरू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि हंजू ने उसे पकड़ रखा है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ और मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था। इसके बाद उन दोनों में एक किस होता है और वो टनल से बाहर आते हैं। कोरू बोलता है काफी कुछ बदल चुका होगा, लेकिन हंजू उसे बताती है कि 1000 साल तो नहीं बीते। कोरू बोलता है अब मैं तुम्हारी मांगा पढ़ पाऊंगा। हंजू पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। इस पर कोरू बताता है कि मुझे तुम्हारे सारे मैसेज मिले थे। इसके बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। हंजू के हाथ में वही छाता होता है और कोरू उसे बारिश से बचने के लिए खोल लेता है। अब कोरू उससे पूछता है क्या तुम ये छाता हमेशा अपने साथ रखती थी। इस पर हंजू उसे बताती है आखिरकार मुझे ये तुम्हें लौटाना जो था। कोरू बोलता है लेकिन इसमें तो 13 साल लग गए। हंजू बोलती है ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, चलो। और अब ये एनीमे इसी के साथ खत्म होता है। और अगर इसमें से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट कर देना।